हेलो गाइस। मैं आपके सामने हूँ ब्लेंडर के मज़ीद एक्सटेंडेड नेविगेशन टूल्स के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए एक्सप्लोर करते हैं। हेलो गाइस, आपके सामने फिर मैं हाजिर हूँ ब्लेंडर को लेके और उसकी यूज़र इंटरफेस और नेविगेशन को डिस्कस करने के लिए। ये लेक्चर 2 है और इसमें मैं विदाउट एनी फर्दर डिले आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर की तरफ लेकर जाता हूँ, विच इज़ एडिड प्रेफरेंसेस में। अगर आप जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से थीम्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने ये थीम चेंज की हुई है, विच इज माया थीम। ब्लेंडर की जो ओरिजिनल थीम है वो ये है। मैंने इसको चेंज करके माया थीम कर दिया है, यानी कि इन्होंने यहाँ पर स्क्रीन कलर जो है वो ग्रे का ग्रेडियंट दे दिया है, जो कि माया में होता है, ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूं या माया का कोई भी यूजर जो है वो इस पर कंफर्टेबल फील करे। इसी तरह से इनके पास मशहूर 3D सॉफ्टवेयर मोडो, एक्सएसआई और माया, इन तीनों की थीम्स मौजूद हैं। मोडो की थीम कुछ इस तरह की है और एक्सएसआई की थीम कुछ वाइटिश ग्रे है। लेकिन बड़े मज़ेदार चीज़ ये है कि ब्लेंडर डार्क, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट थीम है, उसको अगर आप देखें तो उस थीम में इन्होंने एक वेरिएशन दी है ब्लेंडर लाइट की, विच इज़ दिस वन। आपको अगर ये पसंद है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग थीम है विच इज वाइट। 3D सॉफ्टवेयर में ज्यादातर मैंने तो ये देखा है और सबने ही ये देखा होगा कि इस तरह की थीम्स नहीं होती, बट ब्लेंडर ने इस थीम को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ये भी एक ट्रेंड बन जाएगा। एंड इट इज अ कूल थीम। इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं 3D सॉफ्टवेयर के ऊपर हूं, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हमें भी हो जाएगी। लेकिन ये थीम बुरी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, आप जब बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, आपको कभी ना कोई चेंज चाहिए होता है। मैं ब्लेंडर डार्क पर दोबारा आ जाता हूं, बल्कि मैं माया के ऊपर आ जाता हूं और मैं देखता हूं कि मैं इससे कंफर्टेबल होता हूं या नहीं। लेकिन बहरहाल इनका एक फीचर है जो कि मैंने आपको दिखाया। हम जल्दी से आते हैं शेडिंग पाई मेन्यू के ऊपर। अगर आप कंट्रोल टैब को प्रेस करें और स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ माउस को लेकर हॉवर करें, तो आप देखेंगे कि यहां पर 6 फील्ड्स आपके सामने आ गई हैं। ये एक्चुअली आपने सिर्फ और सिर्फ इन फील्ड्स के ऊपर अपने माउस को लेकर जाना है, क्लिक कहीं नहीं करना। और जिसको आप सेलेक्ट कर लें, बस वहां पर उसको छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने छोड़ दिया और मैं एडिट मोड में चला गया हूं। ये मैं रिलीज कर रहा हूं, ये मैं देखिए दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूं और मैं सिर्फ माउस को यहां पर लेकर जा रहा हूं। जैसे ही ये ग्रेइश हुआ, मैंने इसको रिलीज कर दिया माउस को, तो मैं इस वक्त एडिट मोड में आ गया हूं। कंट्रोल टैब वर्टेक्स पेंट मोड में जाना है, जो कि हम देखेंगे बाद में। तो ये आपका वर्टेक्स पेंट मोड आ गया, ये स्कल्प्ट मोड आ गया, ये सारे स्कल्प्ट के टूल्स आ गए, और ये आपका टेक्सचर पेंट आ गया, और ये वेट पेंट आ गया। तो कंट्रोल टैब से आप एक, इसको हम मोड पाई मेन्यू भी कहते हैं, और सिर्फ आपको ये प्रेस करना है और आपने माउस के ऊपर कोई बटन प्रेस नहीं करना, जस्ट हॉवर करना है अपने माउस को इन फील्ड्स के ऊपर और आप उस मोड में चले जाएंगे जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। इसकी दूसरी कमांड जो कि बहुत ज्यादा हैंडी कमांड है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आकर इसको ऑब्जेक्ट मोड में दोबारा ले आता हूं। अगर मैं टैब प्रेस करूं तो मैं एडिट मोड में चला जाऊंगा, यानी कि मैं सब ऑब्जेक्ट लेवल में आ जाऊंगा। एडिट मोड ब्लेंडर में सब ऑब्जेक्ट लेवल है। और अगर मैं टैब दोबारा प्रेस करूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में दोबारा आ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टैब प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मुझे ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जिनको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये एजेस नजर आ रही हैं और ये फेसेस नजर आ रहे हैं। ये 3 सब ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ब्लेंडर के अंदर भी मौजूद हैं। और मैं अब इनमें से किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं जी प्रेस करूं और फॉर एग्जाम्पल मैं जेड प्रेस करूं, तो मैं इसको वर्टेक्स को मूव कर रहा हूं, यानी कि मैं सब ऑब्जेक्ट लेवल में हूं। और अगर मुझे सब ऑब्जेक्ट लेवल में, मैं इस वक्त वर्टेक्स में मौजूद हूं, लेकिन मुझको एजेस में जाना है, सब ऑब्जेक्ट एजेस में, क्योंकि इस वक्त ये एजेस सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहा है।
तो मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा, तो अब मैं एज मोड में आ गया हूं। और अब मैं एज को सेलेक्ट कर सकता हूं। देखिए, जी, ग्रैब एंड जेड इन जेड डायरेक्शन। देखिए मैं ये पूरी एज को लेकर जा रहा हूं। कंट्रोल राइट माउस बटन क्लिक कर देता हूं, वापस मैं अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पर आ गया एज को लेके। और अगर मैं कंट्रोल 3 प्रेस कर दूं तो मैं फेस मोड में आ जाऊंगा। और अब आप देखिए, जी, जेड, और ये मैंने फेस को मूव करना शुरू कर दिया। तो सब ऑब्जेक्ट लेवल में कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 एंड कंट्रोल 3। कंट्रोल 1 इज फॉर वर्टेक्स, कंट्रोल 2 इज फॉर एजेस, और कंट्रोल 3 किसके लिए है? फेस के लिए है। ये मैं एडिट मोड की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं दोबारा टैब प्रेस कर दूं, मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा, फिर टैब प्रेस कर दूं, एडिट मोड में आ जाऊंगा। तो एक तो ये इसकी बड़ी तेज नेविगेशन है। मैंने आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल में वायर फ्रेम और एक्सरे और शेडेड मोड के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज इनकी हॉट कीज भी देख लीजिए, क्योंकि यहां तो कोई नहीं जाएगा बार बार, ना यहां इस मेन्यू में कोई जाना चाहेगा, ना इस मेन्यू में। इस मेन्यू में सिर्फ खास और खास आप किसी खास ऑपरेशन के लिए जाते हैं। हर वक्त आप जाकर शेडिंग मोड और इन सब चीजों को ऑन नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहां पर आ जाता हूं, तो ये देखिए, ये इस वक्त शेडेड मोड में है, यानी कि अगर आप देखें गौर से तो ये हाईलाइट भी हुआ हुआ है। अब अगर मैं Z प्रेस कर देता हूं तो ये वायर फ्रेम मोड में चला जाएगा, और मैं Z दोबारा प्रेस करता हूं, ये शेडेड मोड में आ जाएगा। तो Z इज द स्विचिंग बिटवीन, स्विचिंग है वायर फ्रेम मोड और दूसरा शेडेड मोड, ये इसकी स्विचिंग है। अब आप दोबारा देखिए कि अगर मैंने Z प्रेस किया, मैं वायर फ्रेम मोड में आ गया, Z प्रेस किया, शेडेड मोड में आ गया। अब अगर मैं ऑल्ट Z प्रेस करूंगा तो मैं एक्सरे मोड में आ जाऊंगा। ऑल्ट Z दोबारा प्रेस करूंगा, मैं एक्सरे मोड से बाहर चला जाऊंगा। तो ऑल्ट Z इज फॉर एक्सरे एंड Z इज फॉर वायर फ्रेम। इस वक्त मैंने Z भी प्रेस किया हुआ है और ऑल्ट Z भी प्रेस किया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्सरे और वायर फ्रेम दोनों का मिक्सचर है। तो मैं ऑल्ट Z प्रेस करके इसको वापस शेडेड मोड में ले आता हूं, और Z प्रेस करके ऑल्ट Z प्रेस किया तो देखिए क्या हुआ कि Z जब प्रेस किया तो वो शेडेड मोड में आ गया था, लेकिन एक्सरे में था। ऑल्ट Z प्रेस किया तो वो प्योरली शेडेड मोड में चला गया और एक्सरे मोड उसने खत्म कर दिया। जो बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि मुझे और किसी और सॉफ्टवेयर में नजर नहीं आई, और वो क्या है कि अगर आप ये साइड मेन्यू के अंदर चले जाएं, अगर मैं यहां पर N प्रेस करूं तो ये साइड मेन्यू टूल बार आ जाती है, और अगर मैं T प्रेस करूं तो ये टूल बार आ जाती है लेफ्ट एंड राइट के ऊपर। T इज द हॉट की फॉर दिस टूल बार, और N इज द हॉट की ऑफ दिस टूल बार। अब इस टूल बार में है क्या, वो तो हम देखते हैं। यहां पर तो आपकी कुछ चीजें समझ में आ गई कि यहां पर ये वायर फ्रेम मोड है, शेडेड मोड है, उसके बाद मटेरियल मोड है, और उसके बाद रेंडर मोड है। लेकिन अगर मैं इस डाउन एरो के ऊपर आ जाऊं तो मेरे पास यहां पर मैट कैप मौजूद, यानी कि मटेरियल मेरे पास मौजूद हैं, जो कि बिल्ट इन मटेरियल्स हैं सिर्फ और सिर्फ व्यू पर्पस के लिए। यानी कि ये क्यूब जो मेरे पास बना हुआ है, इस क्यूब को मैं बिल्ट इन मोड के अंदर देख रहा हूं, और ये इसका डिस्प्ले लेवल है। अब अगर मैं मैट कैप में चला जाता हूं और लाइटिंग के अंदर स्टूडियो के बजाय मैट कैप के ऊपर आ जाता हूं, और मैं इस स्फेयर के ऊपर क्लिक करता हूं, तो मेरे पास ये इतनी वेरिएशंस हैं इस क्यूब को देखने के लिए। रेंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन मैं डिस्प्ले लेवल के ऊपर इतनी वेरिएशंस में इसको देख सकता हूं। और इसका फायदा क्या है कि मैं जब मॉडलिंग कर रहा हूंगा या एनिमेशन कर रहा हूंगा, तो मुझको विजिबिलिटी की बहुत सारी जगहों के ऊपर जरूरत होती है, तो ये उसकी बहुत अच्छी फीडबैक है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त ये सेलेक्ट हुआ हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर चला जाता हूं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह का हो गया। ये लाइटिंग है बेसिकली, और मटेरियल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके ऊपर चला गया तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये HDRI को जो है बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने ऊपर। अब अगर मैं यहां से निकलकर इसके ऊपर आ गया तो ये भी मुझे एक मटेरियल दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए। ये रेंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। मैं इसके ऊपर आ गया,
और मैं यहां से ये सारी वेरिएशंस जो है मैट कैप के थ्रू जो है वो ले सकता हूं। मैं इसको फ्लैट भी कर सकता हूं, अगर मैंने फ्लैट कर दिया है बिल्कुल 2D हो जाएगा। और स्टूडियो जो है वो स्टैंडर्ड है जैसे कि और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में होता है, लेकिन और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में मुझे ये मैट कैप्स नजर नहीं आए हैं, जो बिल्कुल ठीक बात है कि ब्लेंडर ने इंट्रोड्यूस किए हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट अब आपको चारों तरफ से जो है वो क्लियरली इसके ऊपर रिफ्लेक्शन पास हो रही है, सो यू कैन विजुअलाइज इट इजीली। मैट कैप के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं एक और नई फाइल लोड करता हूं, न्यू जनरल डोंट सेव, और मैं ओपन करता हूं एक फाइल को जो कि मैंने कभी बनाई होगी इसके ऊपर। अब आप इस फाइल को देखें, ये एक ऐसे ही एक कोई एक टॉय वैन है और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं अगर आप देखें। अब अगर मैं इसको जूम इन करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और मैं ऑब्जेक्ट की एनालिसिस कर रहा हूं। एक्चुअली मैं ऑब्जेक्ट की एनालिसिस कर रहा हूं, और इस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद मैं अगर इधर आता हूं तो आप ये समझिए कि ये ऑब्जेक्ट बेसिकली, क्योंकि मैंने उसको वैसे ही सेव किया हुआ था, तो मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में कुछ इस तरह से देखूंगा जैसे कि और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में देखा जाता है। इस पूरे मॉडल के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेपरेटेड हैं, एक दूसरे का हिस्सा नहीं है, यह देखने के लिए बड़ा जबरदस्त तरीका है, और वो ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, और आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और ना भी करें, और सिर्फ रैंडम में आ जाए। तो रैंडम में आने के बाद ये डाउन एरो में मैंने कलर के अंदर रैंडम कर दिया है। जितने भी सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, उनके कलर्स चेंज हो जाएंगे। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ग्रीन जो है, इसका मतलब ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। और यहां पर देखिए टायर्स के कलर सारे के सारे चेंज हुए हुए, आगे जो लाइट्स हैं उनके कलर्स चेंज हुए हुए, इसका मतलब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऐसा ही है। तो एक ग्लांस के अंदर आप ये बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेपरेटेड हैं और एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा जूम करें तो फिर आपको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, वरना ऑब्जेक्ट एक जैसा लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 प्रेस कर दूं तो ये जो आपको डेफिनेशंस नजर आ रही हैं इस वक्त, ये मैं फ्रंट व्यू के अंदर आ गया हूं। अब आप देखिए कि आपको इसके अंदर वेरिएशंस नजर आ भी रही हैं और थोड़ी सी वेग भी हुई हुई हैं। अगर मैं यहां पर डाउन एरो में जाके कैविटी, एक इनका फीचर है, उसको ऑन कर दूं तो देखिए एकदम क्या हुआ। उसने क्या किया कि यहां पर शेडोज क्रिएट कर दी, ये भी व्यू लेवल के ऊपर है। और अब आप इवन फ्रंट व्यू में भी बहुत ज्यादा विजुलाइज कर सकते हैं, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मिक्स एंड मैच नहीं हो रहा, ब्लेंड नहीं हो रहा। जबकि ये फीचर और किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मुझे नजर आया। आप कैविटी के अंदर बोथ कर सकते हैं, यानी कि या तो आप वर्ल्ड कर सकते हैं और आप स्क्रीन कर सकते हैं। ये 2 लेवल्स हैं, यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि ये 2 मोड्स हैं और आप ये दोनों कर सकते हैं। मैंने इसको इस वक्त बोथ किया हुआ है। अब मुझको ये ऑब्जेक्ट दोनों सूरतों में, मैं अगर इसको टॉप व्यू पर लेकर चला जाऊं तो ये राइट व्यू है। देखिए यहां पर जबकि ये राइट व्यू है, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को में से कैविटी को बंद कर देता हूं तो देखिए वो जो बीच में सेपरेशन थी वो अब आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये राइट व्यू है। राइट व्यू बेसिकली 90 डिग्री ऑर्थोग्राफिक राइट व्यू है, तो अब आपको तो कोई डिस्टेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन ये आपको ये फीचर भी दे रहा है ताकि आप इवन राइट व्यू के अंदर भी इसको डिस्टिंग्विश कर सके कि यहां पर एक नैरो नॉच या डिच मौजूद है, और आपको इवन हेडलाइट्स हैं उनके ऊपर जो फेसेस बने हुए हैं उनके ऊपर भी आपको सेपरेशन दे रहा है, और एक एक चीज वाजे हो रही है। वापस अगर हम इसको कैविटी को लेकर चले जाएं तो आप देखिए कि ये बहुत सारी विजुअलाइजेशन जो है वो बंद हो गई है। ये फीचर मैंने और किसी सॉफ्टवेयर में तो नहीं देखा है। और मैं इसको कैविटी दोबारा ऑन कर देता हूं ताकि आप इसको एंजॉय करें। ये बहुत बड़ी विजुअल एड है।
ये हम लोगों को बाद में समझ में आएगी जब हम इसके ऊपर फुल फ्लेजेड काम करेंगे। रैंडम कलर्स के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने आपको यह भी बताया कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट कहीं पर फोकस हुआ है और आप इसको अगर पीरियड और नम पैड पीरियड जो कि डिलीट के ऊपर है उसको प्रेस कर दें तो ये फोकस हो जाएगा। एक चीज जो मैंने आप लोगों से पिछले ट्यूटोरियल में कही थी वो ये थी कि मैं जहां पर माउस कर्सर को रख रहा हूं और व्हील को स्क्रॉल कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, जिधर मेरा माउस कर्सर मौजूद है वहीं से ही जूम हो रहा है। अगर मैं यहां माउस कर्सर को रख देता हूं, यहां माउस कर्सर को रख देता हूं, यहां रख देता हूं तो ये बिल्कुल वहीं से जूम हो रहा है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो कि तकरीबन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में फिलहाल नहीं है या मैंने नहीं देखी है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल माया के बारे में शायद मैं ये कह सकता हूं कि उसके अंदर इस तरह से नहीं है जिस तरह से इन्होंने इसको इनहेंस किया हुआ है। इसका तरीका यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लेंडर में, जो कि बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होगा इसलिए मैं कह रहा हूं ये कर लीजिएगा, एडिट प्रेफरेंसेस में जाना है और यहां पर आपने नेविगेशन में जाना है। नेविगेशन में जाने के बाद आपने जूम टू माउस पोजीशन को चेक कर देना है। ये आप जब खोलेंगे तो ये अनचेक हुआ हुआ होगा, इसको आप चेक कर दीजिएगा और यहां पर आपको डेप्थ मिलेगी, ये भी अनचेक हुआ होगा, इसको भी चेक कर दीजिएगा। और उसके बाद ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन आपको यहां पर नजर आएगा। अगर आप चाहें तो इसको भी चेक कर दीजिएगा, लेकिन मैंने इसको चेक इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं इसको वैसे यानी कि ये अगर मैं ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन भी चेक कर दूं तो होगा क्या कि अब ये देखिए ये ऑर्बिट हो रहा है अराउंड सिलेक्शन, और अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये ऑर्बिट हो रहा है अराउंड 3D स्पेस जो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैंने इसको किसी वजह से बंद किया हुआ लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर चलिए मैं इसको अभी ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन कर देता हूं तो अब ये सिलेक्शन के गिर्द इसकी सराउंडिंग में इसको रेफरेंस लेते हुए आपकी 3D ग्रिड जो है वो टॉगल करेगी। इसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें मैं शिफ्ट ए प्रेस करूं, शिफ्ट ए प्रेस करता हूं, ये वो मेन्यू है, ये मेन मेन्यू है जो आपके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये वो प्रिमिटिव्स हैं, माया में आपने प्रिमिटिव्स देखे थे, यहां पर उनका नाम मैश है। प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फेयर, आइसोस्फेयर, सिलेंडर, कोन, टॉरस, ग्रेट, मंकी, इनके पास एक मंकी भी है, और लैंडस्केप। ये लैंडस्केप आपके पास नहीं होगा, ये एक एड ऑन है, मैंने इसको डाउनलोड किया है। इनके ब्लेंडर के बहुत एड ऑन्स हैं और बहुत ज्यादा एड ऑन्स बन रहे हैं और आपको यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पर इवन इनकी साइट के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ब्लेंडर के प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफॉल्ट वर्जन के अंदर ये नहीं होगा शायद, लेकिन बहरहाल यहां तक है ये आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आई क्रिएट मंकी, मंकी बेसिकली एक सिंबल है और ये मैंने बना दिया है, ये टेस्टिंग के लिए है। और मैं अब इस मंकी को लेकर यहां पर रख दिया मैंने। मैं चाहूं तो इसको जूम कर सकता हूं, पीरियड में प्रेस करता हूं तो ये मंकी मेरे सामने इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया है, आप देख सकते हैं। और ये ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन हो रहा है। तो अब अगर आप देखें मैं शिफ्ट मिडिल माउस बटन से पैन कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं मिडिल माउस बटन से टॉगल कर रहा हूं विंडो को तो आप देखें ऑर्बिट हो रहा है अराउंड सिलेक्शन। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और अब टॉगल करता हूं तो अब इस सिलेक्शन के अराउंड हो रहा है। तो बहरहाल आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ये हॉट की है, यहां से आप सारे प्रिमिटिव्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया और मैंने एक सिलेंडर क्रिएट कर दिया। जहां पर 3D कर्सर होगा, मैंने आपको बताया था 3D कर्सर, वहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं इस 3D कर्सर को चेंज करके कहीं और पर भी रख सकता हूं, ये वहां बनना शुरू हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट होगा फिर वहां से स्टार्ट होगा। लेकिन बहरहाल मैं फॉर एग्जाम्पल GX करता हूं तो ये स्फेयर जो है मेरा वो यहां पर आ गया, क्योंकि ये सेंटर में नहीं था 3D कर्सर। तो जहां पर भी 3D कर्सर था उसके सेंटर से ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप इसको सेंटर में भी 3D कर्सर को लेकर आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये सिलेंडर बन गया और देखिए कैविटी ऑन हुई हुई है, तो आपको ये कितना सटल इस वक्त ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। अब आप ये देखिए कि मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। मेरे पास ये सिलेंडर भी मौजूद है, मेरे पास वो मंकी भी मौजूद है,
और मैंने ये एक टॉय कार वैसे ही बनाई हुई है जिसके अंदर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्रेस करके, ये देखिए मिडिल माउस बटन से मैं पैन कर रहा हूं, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करके देखना चाहता हूं, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट डिलीट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट हाइड ना हो, सिर्फ विजुअली हाइड हो जाए, यानी कि डिस्प्ले लेवल के ऊपर, ताकि मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पर काम कर रहा हूं फोकस कर सकूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस व्हील को सेलेक्ट किया और मैंने स्लैश प्रेस किया, स्लैश, तो देखिए व्हील आइसोलेट हो गया और व्हील फोकस भी हो गया, यानी कि पीरियड की कमांड भी इसके ऊपर लग गई। अब मैं जूम आउट कर रहा हूं स्क्रॉल व्हील से, तो आप देखें कोई ऑब्जेक्ट आपको दोबारा आपको नजर नहीं आ रहा, वो ऑब्जेक्ट्स डिलीट नहीं हुए हैं, वो सिर्फ विजुअली हाइड हो गए हैं, ताकि आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकें। ये कमांड माया के अंदर भी मौजूद है और उसकी स्क्रीन विंडो में ही है। तो अब टॉगल अराउंड ऑर्बिट, देखिए अब ये बिल्कुल काम कर रहा है। अगर मैं अब दोबारा स्लैश प्रेस कर दूं, मेरे पास वो ऑब्जेक्ट फिर दोबारा से आ जाएंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट को भी आप आइसोलेट करना चाहते हैं, यू वांट टू हाइड आइसोलेट सिलेंडर, प्रेस स्लैश और आपके पास ये सिलेंडर आ गया। मैंने दोबारा स्लैश प्रेस किया और ये सिलेंडर चला गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त कमांड है ब्लेंडर की, उसकी हॉट की है ऑल्ट बी। सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर बिल्कुल सेंटर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट में जूम करना चाह रहा हूं। जब मैं जूम करता हूं तो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता हूं और अब मैं टॉगल करना चाह रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अंदर था और मैं अंदर कोई ऑपरेशन करना चाह रहा था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं जूम करके, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वहां पर कहां हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन समझ में नहीं आ रही होती, चारों तरफ ऑब्जेक्ट होता है। तो अब मैं इसको जूम कर रहा हूं, मैं इसके अंदर जा रहा हूं और जब मैं अंदर चला गया इसके, तो ये मुझे व्हील्स की एक ये सिलेंडर है वो नजर आ रहा है। और अब मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इसको सेलेक्ट करूं क्या करूं, और अब मैं इसके अंदर मूव कर रहा हूं। खैर मैं इसको हैंडल कर रहा हूं, लेकिन अब मैं इसको अंदर से देख रहा हूं। अब मुझे अंदर इसके कोई ऑपरेशन करना था, मॉडलिंग करनी थी, स्टीयरिंग लगाना था या वॉट एवर। अब आप देखिए शिफ्ट मिडिल माउस बटन पैन करके मैंने इसको साइड पे किया। मैं बार बार कमांड्स को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक कमांड दी और वो थी ऑल्ट बी। और ऑल्ट बी में आप ये देखें क्रॉस हेयर आ गया मेरे पास। मुझे इस स्क्रीन के पास काम करना था। मैंने क्या किया, यहां आया और यहां से मैंने ड्रैग किया लेफ्ट माउस बटन और इसको छोड़ दिया। अब आप देखिए उसने विजुअली विजुअली ऑब्जेक्ट को उसने काटा नहीं है, बाइसेक्ट नहीं किया है, बस विजुअली वो आपको उसने उतना पार्ट निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया है ताकि आप अंदर चले जाएं और आराम से काम कर सकें। मेरे हिसाब से ये बहुत जबरदस्त कमांड है, ये बहुत पावरफुल कमांड है। और ये कमांड भी मैंने और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में अभी तक नहीं देखी है, लेकिन ये बड़ी अच्छी कमांड है। और अगर मैं अब इसके अंदर अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता हूं, जो भी मुझे कुछ करना था, मैं ऑल्ट भी दोबारा प्रेस कर दूंगा तो ये कमांड कैंसिल हो जाएगी और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल विजुअली मेरा ऑब्जेक्ट मुझे पूरा नजर आने लग जाएगा। सो दिस इज अ गुड कमांड। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था ऑल्ट कंट्रोल क्यू। मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन अब आप कुछ उस पोजीशन के ऊपर पहुंच गए हैं जिसमें कि आप दूसरे 3D सॉफ्टवेयर्स को देख रहे होते हैं, जिसमें टॉप फ्रंट राइट, इसी तरह से एग्जैक्टली अगर आप देखें तो माए में भी यही टॉप है, फ्रंट है, राइट है। खैर आप किसी वक्त भी किसी को चेंज कर सकते हैं। और ये वही ऑर्थोग्राफिक व्यू है जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। यहां पर भी आप जूम इन एंड आउट कर सकते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में, स्क्रॉल मिडिल माउस से, व्हील मिडिल माउस से, या कंट्रोल मिडिल माउस बटन अगर आपके पास व्हील नहीं है। और आप पैन कर सकते हैं शिफ्ट मिडिल माउस बटन, ठीक है। और इसी तरह से फ्रंट व्यू में और इसी तरह से राइट व्यू में आप काम कर सकते हैं। तो इसको ट्राई कीजिए। देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आपको मैं जो बता रहा हूं ना, ये आप लोग जब करने के लिए बैठेंगे तो इसकी हैबिट आपको बनाने में टाइम लगेगा। और
ये आपको टॉगल भी होगा, जाहिर सी बात है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू में नहीं होगा। ऑल्ट कंट्रोल क्यू में जब दोबारा प्रेस करूंगा तो उसके बाद क्या होगा कि आप फिर यूजर्स पर्सपेक्टिव के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा मैं अगर जी एक्स प्रेस करता हूं और मैं एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा हूं, मैं यहां पर इस साइड टूल बार में आइटम के अंदर अगर आता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको उसकी लोकेशन यानी कि पोजीशन, रोटेशन और स्केलिंग की कमांड्स मिल जाएंगी और उसकी डायमेंशन मिल जाएगी। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, मैं एन प्रेस करता हूं ताकि ये चला जाए। देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एन प्रेस किया और मैं आइटम में चला गया। मुझे इसकी पोजीशन मिल रही है, मुझे इसकी रोटेशन मिल रही है और मुझे इसकी स्केलिंग मिल रही है। ब्लेंडर में पोजीशन को लोकेशन कहते हैं। तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ मूव, मैं यहां से स्क्रॉल करके मूव कर सकता हूं और मैं वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर सकता हूं, जेड एक्सिस के ऊपर मूव कर सकता हूं। इसी तरह से मैं इसकी अराउंड वाई एक्सिस रोटेशन कर सकता हूं, अराउंड एक्स एक्सिस रोटेशन कर सकता हूं, अराउंड जेड एक्सिस में इसकी रोटेशन कर सकता हूं। इसी तरह से ये स्केल भी होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग मैं कर रहा हूं और अगर मैं चाहूं तो उन सबको सेलेक्ट करके भी मैं स्केलिंग कर सकता हूं। कंट्रोल जी का मतलब ये है कि मैं अनडू कर रहा हूं। इसके अलावा इसकी डायमेंशन है। अच्छा, अब फर्ज कीजिए कि मुझे इन सारे मेन्यूज हैं उनको एक साथ चेंज करना है, तो मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूं, लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग। अब मेरे पास ये बिल्कुल माया की तरह से है, उसने एक मेन्यू पकड़ा हुआ है और मैं अब इसकी वैल्यू दे देता हूं 5, तो ये सब के सब 5 हो गए। एंटर कर दें, ये मेरे पास आ गया। मैं इसकी रोटेशन को सबको मैंने लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग किया और इसकी डिग्री को मैंने 0 कर दिया, तो देखिए ये 0 हो गया। उसके बाद स्केल है, मैंने सबको ड्रैग किया 0.5 कर दिया, मेरे पास ये स्केल डाउन हो गया है। ये मैं कर सकता हूं। और एक और चीज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर मैथ भी कर सकते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये एक्स जो है, मैं इसको पीरियड से जो है वो फोकस कर लेता हूं ताकि आप इसको देख लें। ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन तो हो ही रहा है और मैं फिलहाल यहां पर डिलीट कर देता हूं इन सबको। और आप इस सिलेंडर को देखें, इस सिलेंडर को मैं ओरिजिन पे कैसे लेके जाऊंगा, यहां पर आऊंगा और 0 प्रेस कर दूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे चला गया। हालांकि कर्सर 3D कर्सर यहां मौजूद है, मैं इसको ओरिजिन के ऊपर लेकर चला गया। अब फर्ज कीजिए कि एक्स के ऊपर मुझे मूव करना है, मैं इसको यहां से भी मूव कर सकता हूं और मैं जी एक्स भी कर सकता हूं और मैं सारे एक्सिस के अंदर भी मूव कर सकता हूं सिर्फ जी प्रेस करके। लेकिन अगर मुझे इसको एक्स के ऊपर मूव करना है, यहां पर आपको देखिए लिखा हुआ है 0 मीटर, क्योंकि ब्लेंडर का डिफॉल्ट यूनिट मीटर है। तो मैं यहां पर लिखता हूं 0 + 5, एंटर। ये देखिए मैथ हो गई। अब मैं इसको, अब ये 5 है, मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, जिसका मतलब है 2.5। तो देखिए 2.5 पोजीशन के ऊपर आ गया। आप यहां पर मैथ कर सकते हैं और किसी सॉफ्टवेयर में शायद नहीं है। और फॉर एग्जांपल रोटेशन है, तो देखिए 25 + 25 मैं कर देता हूं, तो ये देखिए 50 डिग्री उसने ऐड कर दिया। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सब कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो रोटेशन है वो 50 हुई भी है, मैं इसके 50 में से 10 माइनस कर देता हूं, तो देखिए 40 हो गई इसकी रोटेशन। तो यहां पर आप मैथ ऑपरेशन जो है वो इन फील्ड्स में कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म यानी कि डाउन एरो में ट्रांसफॉर्म्स मौजूद हैं, यही होते हैं ना ट्रांसफॉर्म्स, पोजीशन यानी कि लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग और डायमेंशंस। डायमेंशंस इन्होंने एडिशन में दिया हुआ है, असल में तो ट्रांसफॉर्म्स ये हैं। तो ये करने के बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं जी और जी जेड कर देता हूं और मैं इसको मूव करता हूं, ये मूव होगा। लेकिन मैंने जी जेड किया और शिफ्ट प्रेस कर दिया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूं, इसकी मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो गई। हालांकि मैं माउस उसी फोर्स के साथ स्क्रब कर रहा हूं, लेकिन इसकी मूवमेंट स्लो हो गई। तो ये प्रिसाइज मूवमेंट के लिए है, स्लो मूवमेंट के लिए है। जब आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन पे काम कर रहे होते तो आप शिफ्ट प्रेस कर दें, मूवमेंट आपकी यहां पर स्लो हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट के
पिवट पॉइंट जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको पीरियड करता हूं ताकि ये फोकस आ जाए इसका, और आप देखें इसका पिवट पॉइंट यहां पर मौजूद है। मैं इस पिवट पॉइंट को चेंज कर सकता हूं, बहुत आसान तरीका है, और वो ये है कि आप टूल्स में ट्रांसफॉर्म के अंदर चले जाएं। अब आइटम्स में नहीं जाएंगे, टूल्स में ट्रांसफॉर्म्स में चले जाएं और यहां पर आकर इफेक्ट ओनली ओरिजिन कर दें। याद रखिएगा ब्लेंडर में पिवट पॉइंट को पिवट पॉइंट नहीं कहते, यहां पर इसको ओरिजिन कहते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन जो है वो उसका पिवट पॉइंट है, और सिर्फ ओरिजिन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं जी प्रेस करता हूं, तो ये देखिए इसका ओरिजिन, और उसके ऊपर वही सारी कमांड्स होंगी। जी जेड कर दूंगा अगर मैं, तो वो ओरिजिन जो है वो जेड के ऊपर, जी एक्स कर दूंगा तो ये ओरिजिन यानी कि पिवट पॉइंट जो है वो एक्स के ऊपर मूव करेगा, और जी वाई कर दूंगा तो वाई के ऊपर करेगा, और अगर सिर्फ जी प्रेस कर दूंगा तो वो किसी भी एक्सेस के ऊपर मूव कर सकता है। तो ये पिवट पॉइंट को मूव करने का तरीका है। एक और चीज जो कि ब्लेंडर के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आप यहां पर आकर राइट माउस बटन क्लिक कर सकते हैं। किसी भी विंडो में आकर आप राइट माउस बटन क्लिक कर सकते हैं, इसकी बाउंड्री के ऊपर आकर। यहां पर देखिए, यहां पर मैं आया, यहां आया, इधर राइट साइड पे, यहां पर तो खैर मेरे पास जगह नहीं है, और यहां ये 3 एरियाज आपको नजर आ रहे हैं। मैं यहां पर आया और राइट क्लिक किया, मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिट दे सकता हूं। यानी कि अगर मैंने इसको वर्टिकल स्प्लिट किया तो वो मुझसे पूछेगा, मैं देखिए बगैर किसी बटन को टच किए हुए मैं पोजीशनिंग कर रहा हूं, और मैंने यहां पर पोजीशनिंग कर दी, तो अब मेरे पास यही यूजर पर्सपेक्टिव 2 जगह पर खुल गया है। ये मैंने इसलिए किया है कि मैं यहां पर शायद यूजर पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं, और यहां पर मैं रखना चाहता हूं ग्राफ एडिटर। तो मेरा ग्राफ एडिटर जो है वो यहां आ गया, और मैं इसको वैसे भी चाहूं तो मैं इसको मूव कर सकता हूं। अगर मैं एनिमेशन कर रहा हूं और मुझे ग्राफ एडिटर यहां चाहिए, टाइम लाइन यहां चाहिए, और अपना ऑब्जेक्ट यहां पर चाहिए, तो मैंने स्प्लिट स्क्रीन कर दिया है। अब मैं एक और चीज करता हूं कि इन दोनों स्क्रीन के बीच में आके फिर राइट क्लिक करता हूं, और वो कहता है ज्वाइन एरियाज। आपने ज्वाइन करना है या मजीद स्प्लिट करना है? अगर आपने मजीद स्प्लिट करना है, वो आपको फिर एक वो दे देगा, और आप यहां पर स्प्लिट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने राइट क्लिक करके कमांड कैंसिल कर दी। मैं यहां पर आता हूं, और यहां पर आकर जैसे ही ये 2 साइडेड एरो बनता है, वहां ये बनना जरूरी है। यहां पर भी ये आप लेकर आएंगे माउस को, और ये 2 साइडेड एरो जो है ये बनना जरूरी है, तब आप राइट क्लिक करेंगे। मैं यहां पर आता हूं, राइट क्लिक करता हूं, और राइट क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि ज्वाइन एरियाज भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको फिर से दोबारा सिंगल विंडो बना सकते हैं। तो अगर मेरा काम हो गया, मैंने ज्वाइन एरियाज कर दिया, तो वो मुझसे पूछेगा इसको आपने सिंगल करना है या इसको सिंगल करना है। तो मैंने अगर यहां क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, ग्राफ एडिटर आ गया। देखिए वर्टिकल स्प्लिट मैंने इसको यूं किया, अब ये पूरा ग्राफ एडिटर है, दोनों तरफ ग्राफ एडिटर है। और यहां पर आकर मैंने इससे कहा कि 3D व्यू पोर्ट ले आओ, दोनों चीजें हो गई। अब मैं यहां पर आया, 2 साइडेड एरो आया, और मैंने कहा कि ज्वाइन एरियाज, और मैंने अब इस एरो के ऊपर क्लिक कर दिया, यानी कि मैं ये चाह रहा हूं कि ये 3D व्यू जो है वो इसको भी ओवरकम कर ले। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पूरा 3D व्यू बन गया, विच इज वेरी गुड। और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना पूरा लेआउट बना सकते हैं। ये देखिए मैंने स्प्लिट स्क्रीन किया, यहां पर मैं ग्राफ एडिटर को फॉर एग्जाम्पल लेकर आ गया, और फिर मैंने क्या किया कि यहां आया और फिर स्प्लिट स्क्रीन किया और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट किया। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि यहां पर आप यहां पर या यहां पर। देखिए मैं माउस को मूव कर रहा हूं, किधर आप हॉरिजॉन्टल स्प्लिट देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट दे दिया, तो 2 ग्राफ एडिटर खुल गए। मैं यहां पर एक्चुअली ये चाह रहा था कि मैं यहां पर शेडर एडिटर को ले आऊं। तो अब देखिए मेरे पास शेडर एडिटर जो है वो यहां आ गया है, ग्राफ एडिटर यहां मौजूद है, और मेरी पर्सपेक्टिव विंडो यहां मौजूद है। अब इसी पर्सपेक्टिव विंडो में ऑल्ट कंट्रोल क्यू करूंगा, तो देखिए वो भी मेरे पास चारों विंडोज खुल गई हैं, जो कि हमारी पहले की कमांड थी। एन प्रेस किया ताकि मैं साइड बार टूल को खत्म करूं राइट साइड पर, और टी प्रेस किया कि मैं लेफ्ट साइड बार को भी इस वक्त हाइड कर दूं। तो अब आप देखिए मेरे पास ये 4 विंडोज खुली हुई हैं इस वक्त। ब्लेंडर जो है वो जबरदस्त तरीके से 6 विंडोज के ऊपर है। एक तो पर्सपेक्टिव है, टॉप
फ्रंट राइट ऑर्थोग्राफिक मौजूद है, यहां पर मेरे पास शेडर एडिटर मौजूद है, यहां पर मेरे पास ग्राफ एडिटर मौजूद है। मैं खुलकर काम कर तो सकता हूं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि इतनी सारी विंडोज को हैंडल भी करना है। मैं अगर मजीद चाहूं तो ब्लेंडर अभी भी तैयार है, लेकिन अब जाहिर सी बात है विंडोज जो है वो हमें एक हद तक रखनी है। इनको कोई हमने इनका कोई चेकर बॉक्स तो नहीं बनाना है। तो ये एक बड़ी एडिशनल चीज है इसके अंदर। मैं वापस डिफॉल्ट लेआउट के ऊपर आने के लिए इसको स्वैप अच्छा मैं स्वैप भी कर सकता हूं एरियाज को। अब देखिए ये भी हो सकता है इसके अंदर कि ये स्वैप हो जाए। तो गाइज इसको अभी हम इतना ही रखते हैं। आप इसकी नेविगेशन करें और यूजर इंटरफेस के ऊपर जाएं। एक दो ट्यूटोरियल्स इसके अभी और होंगे जिनके अंदर मैं हॉट कीज की भरमार कर दूंगा, लेकिन इस वक्त इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैंने आप लोगों को यह समझाया है कि आप प्रिमिटिव्स कैसे बना सकते हैं। जस्ट प्रेस शिफ्ट ए और आप प्रिमिटिव्स को बनाकर उनको मूव करके देखें, नेविगेशन करें माउस के साथ, स्प्लिट करें स्क्रीन को और ऑल्ट बी करके आप इंटरनली ऑब्जेक्ट्स को जो कि आपने प्रिमिटिव्स बनाए हो उनको देखें और जितनी भी नेविगेशन आप कर सकते हैं उसमें आप करें। एक चीज जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो ये है कि सबसे पहले मैं ज्वाइन एरियाज कर देता हूं और यहां पर आकर मैं इसको 3D व्यू पोर्ट कर देता हूं। अब आप देखिए मैं फाइल को बल्कि न्यू कर देता हूं, जनरल, डोंट सेव, फाइल, ओपन, दोबारा स्ट्राइकर को मैं लेकर आ जाता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब आप गौर से एक चीज को देखिएगा, यह आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब अगर मैं कैमरा नेविगेट करना चाहूं तो वो कैसे होगा? अगर मैं 0 प्रेस करूंगा मैं कैमरा मोड में चला जाऊंगा। अभी तक ये यूजर्स पर्सपेक्टिव था, यहां पर जो भी कैमरा मौजूद था, जो भी एक्टिव कैमरा था, वो कैमरा ये रहा। मैं इसको अनहाइड कर देता हूं और मैं अब किस में आ गया हूं? कैमरा मोड में। अगर मैं 0 दोबारा प्रेस कर देता हूं मैं यूजर्स पर्सपेक्टिव में आ गया। 0 फिर प्रेस करता हूं, जो भी एक्टिव कैमरा है, ये एक्टिव कैमरा है हमारे पास इस वक्त सीन में। तो ब्लेंडर करेगा क्या कि इस कैमरे के व्यू में ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाएगा, जो भी उसका व्यू बन रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट बाहर है तो वो बाहर चला जाएगा। यहां पर जाकर व्यूज में आपको एक कमांड नजर आएगी नेविगेशन के नाम से। इस नेविगेशन के अंदर आपने जाना है व्यू में, नेविगेशन और उसके बाद वॉक नेविगेशन, और वॉक नेविगेशन में जाकर राइट क्लिक करना है। मैंने यहां पर हॉट की दे दी है असाइन शॉर्टकट। यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जो हॉट की दी है वो है शिफ्ट F1। आप चाहें, आपके पास इस वक्त यहां पर लिखा हुआ आएगा असाइन हॉट की या शॉर्ट की। मैं चूंकि दे चुका हूं तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हें इसको अगर चेंज करना है तो चेंज कर दो। मैं व्यू में जाता हूं, कैमरास में, नेविगेशन में जाता हूं। अब ये राइट माउस मैंने कर दिया है तो मैं अब वापस इसके अंदर जाऊंगा और मैं उससे ये कहूंगा कि रिमूव शॉर्टकट और असाइन शॉर्टकट। अब वो कह रहा है प्रेस द की, शिफ्ट F मैंने इसको हॉट की दे दी है। ये मेरी वॉक नेविगेशन के लिए है कैमरे के। अब आप देखें ये आप लोगों ने भी देनी है, इसका हम काम बाद में करेंगे, अभी आप इस की को दे दीजिए। याद रखिएगा अभी मैं कैमरा व्यू में हूं। W अगर मैंने प्रेस किया, अगर आप अपने कीबोर्ड पर देखें तो आपके पास QWEASD अल्फाबेट्स में फर्स्ट अल्फाबेटिक रो के अंदर पहली रो और दूसरी रो में पहले 6 लेटर्स हैं। QWE पहली रो में, ASD दूसरी रो में। आपको अब इसकी हैबिट बनानी है और वो हैबिट हम सबको बनानी है। मैंने तो इसके ऊपर काम कर लिया है कि शिफ्ट F मैंने प्रेस किया। शिफ्ट F जब मैंने प्रेस किया तो अब मैं कैमरा नेविगेशन मोड में आ गया हूं। अगर मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो मैं कैमरा नेविगेशन मोड से बाहर चला जाऊंगा। जैसे ही शिफ्ट F प्रेस करूंगा मैं कैमरा मोड में आ गया। ये देखिए मैं माउस को हल्के हल्के मूव कर रहा हूं तो ये अब ये कैमरा मेरा मूव हो रहा है। अब अगर मैं Q प्रेस करता हूं और Q प्रेस करके होल्ड कर लेता हूं तो कैमरा डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है।
अगर मैं ई प्रेस करता हूं कैमरा अप जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। अगर मैं ए प्रेस करता हूं तो कैमरा राइट साइड के ऊपर मूव कर रहा है। अगर मैं डी प्रेस करता हूं तो कैमरा लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है। अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूं तो कैमरा जूम हो रहा है। अगर मैं एस प्रेस करता हूं तो कैमरा जूम आउट हो रहा है। डब्ल्यू से कैमरा जूम इन हो रहा है, एस से कैमरा जूम आउट हो रहा है, ए से कैमरा इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, डी इज कैमरा इज शोइंग लेफ्ट। ये पैन हो रहा है बेसिकली कैमरा, ये यूजर्स पर्सपेक्टिव नहीं है, ये याद रखिएगा। डब्ल्यू मीन्स जूम इन एंड एस मीन्स जूम आउट। सो ये देखिए, अब मैं तेजी से मूव कर रहा हूं, और ब्लेंडर की खुसूसियत यह है कि अगर आपको इसकी आदत हो गई तो आप कैमरा मूवमेंट तो यहीं से बना देंगे, क्योंकि ये रियल टाइम एनिमेट कर देता है कैमरे को। ये और किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला फीचर नहीं है। ये अगर आपको इसकी आदत हो गई तो QWEASD शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा ये, लेकिन उसके बाद आप इसकी आदत बना लेंगे। तो इस तरह से कैमरा जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर में मूव नहीं होता। ये इन्होंने जॉय स्टिक की तरह से इस कैमरे को कर दिया है। मैंने माउस पर 3D माउस जो है वो उसके ऊपर मैंने व्हील को प्रेस किया और मैंने टॉगल किया तो उसने कैमरा मूवमेंट वैसे ही छोड़ दी। और ये देखिए मैंने फिर शिफ्ट F प्रेस कर दिया है, तो अब ये यूजर्स पर्सपेक्टिव के कैमरा मूवमेंट के अंदर चला गया। ये देखिए Q E A D S W, यूजर्स पर्सपेक्टिव भी तो एक कैमरा है। तो आप इसको कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने 0 प्रेस किया तो वाकई मैं कैमरा व्यू के अंदर आ गया हूं। शिफ्ट F प्रेस करूंगा जो मैंने हॉट की दी है, और मैं अपने माउस के किसी भी बटन को मूव नहीं कर रहा, ना मैंने कीबोर्ड पर किसी अल्फाबेट को हाथ लगाया हुआ है, और सिर्फ माउस को मैं हॉवर कर रहा हूं, तो आप देखें कि ये मूवमेंट क्रिएट हो रही है और ये रियल टाइम एनिमेट हो सकती है। इसको हम बाद में करेंगे। और अब अगर मैं Q प्रेस करता हूं, E प्रेस करता हूं, W प्रेस करता हूं, S प्रेस करता हूं, A प्रेस करता हूं, D प्रेस करता हूं, तो ये मेरे पास इस वक्त कैमरा व्यू के अंदर ये सारी की सारी मूवमेंट हो रही है। राइट क्लिक कर दूंगा तो ये कैमरा व्यू में तो रहेगा, लेकिन अब QWEASD काम नहीं कर रहे, मुझे उनको ऑपरेशनल करने के लिए शिफ्ट F फिर प्रेस करना पड़ेगा। और अगर मैंने वो नहीं किया तो ये वो काम नहीं करेंगे। अगर मैंने QWEASD प्रेस किया, शिफ्ट F मैंने जो असाइन की थी हॉट की, वही मुझे इसके ऊपर देनी होगी। और अगर मुझे इस कैमरा व्यू से बाहर निकलना है, सिंपली मैंने मिडिल माउस बटन को टॉगल कर दिया, तो अब मैं यूजर्स पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया। तो गाइज इस वक्त तक के लिए इतना ही। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इन सब चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। आप कैमरा मूवमेंट की खास तौर पर प्रैक्टिस करेंगे, प्रिमिटिव्स बनाएंगे, और जितनी भी मैंने आपको हॉट कीज बताई हैं इन मेन्यूज में जाएं और अपने प्रेफरेंसेस को सेट करें। अभी और भी प्रेफरेंसेस के अंदर सेटिंग है जो कि हम टाइम के साथ साथ करते जाएंगे। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसका नेविगेशन और इसका यूजर इंटरफेस ही बहुत बड़ा है, और इसके 2-3 ट्यूटोरियल्स अभी और बाकी हैं जो कि इसके यूजर इंटरफेस हम मॉडलिंग शुरू कर देंगे छोटी मोटी इसके साथ, लेकिन बहरहाल ये आपको करना होगा। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा। आज मैंने आप लोगों को काफी कुछ बताया है, इसको जब आप पूरा डाइजेस्ट करेंगे उसमें आपको टाइम लगेगा। और बी पेशेंट, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ फिर आएंगे, लेकिन इसके बाद जो अब ट्यूटोरियल फॉलो कर रहा है वो माया का है। प्लीज जरूर देखिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।